सो हेलो एवरीवन। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। जो थक कर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतज़ार नहीं करती किसी की। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। With this motivational शायरी, I आकाश कुमार साहनी today going to start your physics of class 10th gravitation of Maharashtra board. So let comes on the previous day what we have studied. On the previous day हम लोग ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल का मतलब क्या होता है, कैपलर्स लॉ क्या होते हैं और कैपलर्स के तीनों लॉज क्या होते हैं, जो वो हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ पे ग्रेविटी और ग्रेविटेशन में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हम लोगों ने ख़त्म किया था, राइट। तो लेट्स स्टार्ट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। नाउ व्हाट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? So first of all, why it is called universal law? Why it is called universal law? So anything which is applied all over the universe regarding the places, that is called universal. And because this law applied anywhere, any corner of the universe, and that is why it is called universal law of gravitation. Now what is universal law of gravitation? तो जो न्यूटन थे उन्होंने कैपलर को स्टडी किया था और कैपलर अपना अलग वर्क कर रहे थे, न्यूटन अपना अलग वर्क कर रहे थे। और न्यूटन्स ने जो अपना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, कैपलर ने उसको एक्सप्लेन किया था। जो उसका थर्ड लॉ था, कैपलर का थर्ड लॉ, उसकी हेल्प से उसने इस लॉ को एक्सप्लेन किया था, दैट इज़ इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि इनवर्स स्क्वायर लॉ किसे कहते हैं। तो जब भी किसी फॉर्मूले में, जब भी आप कोई लॉ पढ़ते हो तो उसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन होता है। उस मैथमेटिकल इक्वेशन में जब भी आपका डिनोमिनेटर में स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आ जाए, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस आ जाए, तो ऐसे लॉज को हम लोग बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, राइट। और ये न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो है ये भी एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी डिस्टेंस का स्क्वायर आता है। नाउ यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो व्हाट इज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? इट स्टेट्स दैट if there is two masses, then there will be an force of attraction between two masses, which is directly proportional to the that force is directly proportional to the product of magnitude of two masses and inversely proportional to the square of the distance between them. नाउ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में बहुत लोग को डाउट आता है, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 10th में तो उतना आप लोग को क्लियर नहीं होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है जब कोई एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो दूसरी भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, तब उसे ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अगेन, इफ वन फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीजेस, because of that second also increases, then we will say that they are directly proportional. अगर एक बढ़ रही है और दूसरी घट रही है, एक फिजिकल क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और दूसरी डिक्रीज हो रही है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, राइट। तो ये जो दो मासेस है, ये दो मासेस क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं विद द फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो इनका मासेस है उनके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सबसे पहली बात ये याद रखने वाली बात है कि जो आपका यूनिवर्सल लॉ है ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कभी इसमें रिपल्शन नहीं होता है, राइट। अब बहुत लोग के मन में क्वेश्चन आता है, सर अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वाई आई एंड माई फ्रेंड डू नॉट गेट स्टिक टुगेदर, क्यों नहीं हम लोग चिपक जाते हैं, सब चीज़ें हमसे आगे क्यों नहीं चिपक जाती है, मेरे में अंदर भी मास है
मेरे दोस्त के अंदर ही मास है, सो वाई वी आर नॉट गेटिंग स्टिक टुगेदर। तो उसका आंसर भी अभी हम लोग देखेंगे, पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, m1 m2 अपॉन में d स्क्वायर। और जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो हम लोग क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। उस कांस्टेंट का नाम क्या है यहाँ पे, जी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, जिसे और क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो भले ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी, राइट। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं मास को क्या कर दूं, डबल कर दूं, इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा उन दोनों के बीच में, डबल हो जाएगा आपका। और अगर डिस्टेंस को मैं डबल कर दूं तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि जब डिस्टेंस हम लोग बढ़ा देंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बाय द फैक्टर ऑफ 4। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है वहाँ पे, तो डबल का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका, 4 आएगा। If two bodies are spherical, the direction of force is always along the line joining the center of two bodies. अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सिंपल है कि अगर मान लो कि ये कोई दो बॉडी है, तो ये जो फोर्स लगता है आपका, ये फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगता है, ये आपका इधर लगेगा या इधर लगेगा या इधर लगेगा, किधर लगेगा। तो सिंपल है, इन दोनों बॉडीज़ का क्या देख लो आप लोग, सेंटर ऑफ मास देख लो। सेंटर ऑफ मास को आप लोग ज्वाइन कर दो। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, है ना, सपोज किया जाता है कि वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और ये ज़रूरी नहीं कि जो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के अंदर ही हो, ये हो सकता है कि बॉडी के बाहर भी पॉसिबल है आपका सेंटर ऑफ मास, राइट। तो जो ये फोर्स लगता है आपका, ये फोर्स क्या लगता है, ये जो लाइन है आपकी, ये लाइन जॉइनिंग टू सेंटर्स ऑफ मासेस, उनके अलोंग लगता है, उसी डायरेक्शन में लगेगा आपका। यानी अगर इस पे एफ फोर्स लग रहा है तो इस पे भी एफ लगेगा और इसी डायरेक्शन में लगेगा आपका, राइट। तो वही यहाँ पे कह रहा है आपका। फिर नेक्स्ट आ जाओ, जी के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि जो जी है, यूनिट ऑफ जी क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और जो वैल्यू ऑफ जी है वो किसने सबसे पहले बताया था, हेनरी कैवेंडिश ने बताया था। इन्होंने एक और चीज़ की वैल्यू बताई थी, एक और चीज़ का इन्होंने खोज किया था, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को सबसे पहले इन्होंने फाइंड आउट किया था। और इसकी जो एसआई वैल्यू होती है, एसआई यूनिट में जो इसकी वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10⁻11। ये याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको एग्जाम में ये दिया रहेगा आपका, ठीक है। अब जी का डेफिनेशन क्या होगा, तो जी का डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, द जी इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस। मतलब मासेस को जो हम लोग ने क्या कर लिया, 1 kg ले लिया, यानी m1 1 kg और m2 1 kg। जब हम लोग दोनों 1 kg ले लेंगे और जो दोनों के बीच की दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो 1 मीटर ले लेंगे, यूनिट ले लेंगे, तो जो फोर्स होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जी m1 m2, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 ही आएगा, अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो F जो जी जो है वो F के इक्वल हो जाएगा, यानी जी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। कब, जब दो जो मासेस है उनका मास क्या हो जाए, यूनिट केजी हो जाए, और उनके बीच की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो क्या हो जाए आपका, यूनिट डिस्टेंस हो जाए, राइट। तो जो आपका जी किसके इक्वल हो जाएगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल हो जाएगा। कब, जब दोनों मासेस की वैल्यू 1 kg हो जाएगी और उनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 1 मीटर हो जाएगी आपकी, राइट। सो आई होप पेज नंबर 4 क्लियर होगा आप लोग को। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के बारे में डेफिनेशन दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे दिया हुआ है सेंटर ऑफ मास के बारे में, क्या दिया है, सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड है, बताया मैंने, इनसाइड भी हो सकता है या तो आउटसाइड भी हो सकता है, एट विच टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन अज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब ये अज्यूम किया जाता है कि वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड होगा,
द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, अगर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, परफेक्ट स्फीयर है, तो वो कहाँ पे उसका यूनिफॉर्म डेंसिटी अगर है उसकी, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही उसका सेंटर ऑफ मास होगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब जो आपका सेंटर हो गया पर्टिकुलर, वही उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास ऑफ एनी ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी, अगर किसी भी शेप का है तो उसका कहाँ पे होगा, वो सेंट्रॉइड पे होगा, है ना। जैसे ट्रायंगल का सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड किसे कहते हैं हम लोग, जहाँ पे तीनों मीडियंस आपके कट करती हैं, तीनों मीडियंस जहाँ पे मिलती हैं उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं। सेंट्रॉइड को जी से डिनोट करते हैं हम लोग, राइट। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूटन ने क्यों अज्यूम किया कि वो डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के है, क्यूब क्यों नहीं लिया उसने, उसने पावर 1 क्यों नहीं लिया, पावर 2 ही क्यों लिया उसने। तो वही यहाँ पे पूछा है, व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस इन हिज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ही वॉज हेल्प्ड बाय केपलर्स थर्ड लॉ एज शोन बिलो। तो ये आपका क्वेश्चन भी है आपके एक्सरसाइज में, राइट। तो ये कैसे हम देखेंगे वो यहाँ पे हम लोग डिराइव करके देखते हैं। अब आपको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है आपका mv² अपॉन r, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट अगर आपका क्या है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, आपका सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है कोई ऑब्जेक्ट जिसका मास m है और उसकी रेडियस r है, तो उस पर जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कितना होता है आपका mv² अपॉन r, ठीक। अब आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कब फॉर्मूला लगेगा आपका, ये जब यूनिफॉर्म स्पीड होगा तब हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। अब जब भी आपका क्या हो रहा है, सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे, तो अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी बराबर हम लोग ने देखा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अब सर्कुलर मोशन जब भी होता है तो उसका डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है, एक रिवॉल्यूशन में डिस्टेंस कितना ट्रेवल होता है उसके, अगर इसकी रेडियस आर है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा, राइट। तो ये 2πr हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक रिवॉल्यूशन के लिए जो टाइम लगता है दैट इज अ टाइम पीरियड, राइट। अब अगर हम लोग f का फॉर्मूला देखें, mv² अपॉन r होता है, यहाँ पे v की वैल्यू रख दिया हम लोगों ने, तो v की वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने रख दिया 2πr अपॉन टी स्क्वायर, और अपॉन में r था तो अपॉन में r लिख दिया हम लोगों ने, ठीक है। इसको पहले मैं साफ कर देता हूँ। राइट, अब जब स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, पाई का स्क्वायर करोगे तो पाई स्क्वायर, आर का स्क्वायर करोगे तो आर स्क्वायर, नीचे आर है तो आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, आपका एक आर बचेगा ऊपर, और नीचे टी का स्क्वायर हो जाएगा, टी का स्क्वायर आ जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा आपका, है ना। और एम आपका एज इट इज़ लिख दिया हम लोगों ने। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारा फोर्स बराबर क्या आ जाएगा, 4m पाई स्क्वायर आर अपॉन टी स्क्वायर। अब मैं क्या कर दे रहा हूँ, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो जब आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आर स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई होगा ये आर स्क्वायर से, तो ये क्या हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, और नीचे आर स्क्वायर बचा रहेगा आपका। तो देखो नीचे आर स्क्वायर इधर आ गया और आर क्यूब इधर आ गया, टी स्क्वायर यहाँ पे है तो टी स्क्वायर हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया। अब ऐसा क्यों किया हम लोगों ने, ऐसा इसलिए किया क्योंकि हम लोग को पता है कि केपलर्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, राइट। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपका क्या है, एक कांस्टेंट बन रहा है, तो इसको हम लोग ने के लेट कर लिया, अज्यूम कर लिया, ठीक। अब यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू के जब रखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, अच्छा टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब आपका के है ना, तो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब यानी डिनोमिनेटर में के आएगा आपका। अब इसका मतलब क्या है, 4m पाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है आपका, ये सारा चीज़ कांस्टेंट है, यानी फोर्स जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/r स्क्वायर के, है ना। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोला इसलिए 1/r स्क्वायर बोला, अगर मैं डायरेक्टली बोलना चाहूँ तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर के, है ना। तो यहाँ से आपका देख रहे हो केपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग देखें तो फोर्स जो है आपका वो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, और इसीलिए आपका डिस्टेंस का स्क्वायर आता है न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में, राइट। 10
Newton concluded that the centripetal force, which is the force acting on the planet, is responsible for its circular motion. तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है उसी वजह से वो प्लैनेट आपके सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। नहीं तो ये जो प्लैनेट आपका, अगर ये सन है, ये प्लैनेट है, तो ये प्लैनेट सीधा जाना चाह रहा है, लेकिन ये सीधा क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि अर्थ इसको हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, राइट। Newton's identified this force with the force of gravity and hence the postulated the inverse square law of gravitation. The gravitational force is much weaker than the forces in nature, है ना, बहुत ज़्यादा वीकर होता है। जो हम लोग ने कल पढ़ा था, चारों फोर्सेस से आपका वीकेस्ट फोर्स है आपका, एंड कंट्रोल्स द यूनिवर्स एंड डिसाइड्स इट्स फ्यूचर। और यूनिवर्स को लेकिन कंट्रोल करने का काम भी यही करता है आपका। दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द ह्यूज मासेस ऑफ द प्लैनेट, stars and other constituent of the universe, right? So I hope you have understood page number 5. तो फटाफट रिकैप करते हैं कि पेज नंबर 4 में और पेज नंबर 5 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो आज हम लोगों ने पेज नंबर 4 में क्या पढ़ा? सिंपल कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ से हम लोग ने एक जी देखा, जी की वैल्यू क्या होती है 6.67 इंटू 10⁻11, और उसका यूनिट क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई kg स्क्वायर। जी का डेफिनेशन हम लोग ने देखा। उसके बाद हम लोग ने देखा कि अगर मास डबल हो जाए तो फोर्स डबल हो जाएगा, और अगर रेडियस डबल हो जाए यानी डिस्टेंस डबल हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 4 टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और बताना चाह रहा हूँ कि ये जो फोर्स है ना आपका, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, इट डज नॉट डिपेंड्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो है डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं और मेरा दोस्त है, उसके बीच में 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, लेट सपोज 1 न्यूटन फोर्स लग रहा है, हम लोग एयर में हैं, अगर हम लोग अपना कॉन्फ़िगरेशन चेंज न करें यानी डिस्टेंस चेंज न करें और वाटर के अंदर चला जाए, तो क्या हमारे अंदर फोर्स कम हो जाएगा? नहीं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो सेम लगेगा, क्योंकि ये आपका मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। अब कौन से मीडियम पे, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। पेज नंबर 5 में हम लोग ने देखा कि हाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एक्सप्लेन्ड बाय द केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ क्या था आपका? टी स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। कंटिन्यूअस बोलते बोलते थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ पेज नंबर 5। अब यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है जो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स जो आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं, विच इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 6, राइट। हाँ, पेज नंबर 6 पे आपका दिया हुआ है एग्जांपल। देखो रिकॉर्डिंग सही आ रहा है आपका? हाँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है? सॉरी, एग्जांपल नंबर 1, यस, व्हाट इज गिवन। सो जब से पहले देखो, न्यूमेरिकल जब भी फिजिक्स में आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले यू हैव टू राइट डाउन गिवन, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, देन यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज आस्किंग इन द क्वेश्चन, देन यू शुड रिकॉल व्हाट फॉर्मूला यू कैन अप्लाई हियर, देन यू विल राइट योर सॉल्यूशन। अगर आप इस सीक्वेंस में लिखते हो तो आपको स्टेप मार्किंग भी मिलती है। अगर आपका आंसर लास्ट में गलत भी हो जाता है तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। यही मैंने मेथड अपनाया था। मुझे क्लास 12 में फिज़िक्स में 95 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 100। साइंस में क्लास 10th में मुझे आई थिंक 89 मार्क्स थे, राइट। तो आप भी अगर इस मेथड को अपनाएंगे तो यू डेफिनेटली यू विल गेट द सक्सेस। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सबसे पहले लिखो गिवन क्या है क्वेश्चन में, व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे। महेंद्र एंड विराट आर सेटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है तो लिखेंगे आप डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? डी से। और कितना दिया ये आपका मीटर में, है ना। जितने भी यूनिट्स होनी चाहिए सारी आपकी एसआई यूनिट्स होनी चाहिए। फ्रॉम ईच अदर देयर मासेस आर, मतलब 2 मास दिया हुआ है आपका, यानी मास ऑफ महेंद्र
हम लोग मान लेते हैं m1 इज इक्वल्स टू कितना दिया है 75 kg, और मास ऑफ विराट ये दिया है आपका, एक सेकेंड स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, विराट विराट जो अभी रिटायर हो गया, ये कितना दिया m2 विच इज इक्वल टू 80 kg। ठीक है, अब क्या बोला है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या पूछा है आपसे, तो टू फाइंड आउट, तो टू फाइंड क्या पूछा है आपसे, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी एफ आपको निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे फॉर्मूला कोई यूज़ हो रहा है, आपको याद आ रहा है कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा यहाँ पे एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे जब हम लोग रखेंगे आप सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो f बराबर क्या आ जाएगा 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 की वैल्यू क्या थी 75 इंटू m2 की वैल्यू 80 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस कितना है 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, है ना। अब जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना तो पावर को एक साथ सॉल्व करो और जितने भी नंबर्स है उसको एक साथ सॉल्व करो। क्या मतलब है, मतलब अगर आप देखोगे 75 इंटू 80, इसे मैं पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 75 इंटू 8, तो ये हो जाएगा आपका 40 का 0 कैरी 4 56 4 60 आ जाएगा, और एक 0 ऑलरेडी है यानी 600 इंटू 6.67 कर लेते हैं 6000 इंटू 6.67 कर लेते हैं, है ना। तो 6 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो 6 7 ज़ा 42 कैरी 4 6 6 ज़ा 36 4 40 कैरी 4 6 6 ज़ा 36 और 4 40, है ना। आपके तीन जीरोज़ हैं यहाँ पे, तो एक यहाँ पे 2 डेसिमल के लगा है तो वो तो आपका 2 जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा आपका, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे, तो ये कितना आ जाएगा 4002 इंटू 10 की पावर -11। ठीक है, इससे साइंटिफिक मेथड में हम लोग क्या लिखेंगे 4.0020 इंटू 10 की पावर, यहाँ से हम लोग ने कितने 1 2 3 4 के बाद हम लोग डेसिमल लगाया, 4 यहाँ से कम कर देंगे तो -7। यूनिट क्या होती है न्यूटन। तो ये इतना फोर्स किसके बीच में लगेगा, आपके और महेंद्र और विराट के बीच में लगेगा, महेंद्र सिंह धोनी और विराट के बीच में लगेगा। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये फोर्स कितना कम है आपका। अगर मैं आपको बताऊं, अगर 100 ग्राम की कोई चीज़ है आपके पास, लेट सपोज आपके पास 10 रुपीज़ वाला या 20 रुपीज़ वाला कोई कॉइन है जो 100 ग्राम का है, तो कोई चीज़ अगर 100 ग्राम की है तो उसको लिफ्ट करने के लिए, उसको उठाने के लिए आपको जो फोर्स लगाना होता है वो 1 न्यूटन लगाना होता है। आप इमेजिन कर सकते हो 1 न्यूटन कितना कम फोर्स होता है, और ये जो फोर्स है आपका 1 न्यूटन से मिलियंस टाइम्स कम है आपका, बिलियंस टाइम्स कम है आपका, राइट। और इसी वजह से आप यानी महेंद्र और विराट जो है एक दूसरे से चिपकते नहीं है, बिकॉज दिस फोर्स इज वेरी स्मॉल व्हेन द मासेस आर वेरी लेस, राइट। दो मासेस अगर बहुत कम है तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन अगर यही मासेस आपके हेवनली बॉडीज हो जाए तब आपका क्या होता है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में लगता है वहाँ पे, राइट। तो आई होप कि आपको आंसर मिल गया होगा कि वाई यू एंड योर फ्रेंड डू नॉट गेट स्टिक टुगेदर। ठीक है, चलो पेज नंबर 6 पे सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, उसी एग्जाम्पल जो ऊपर है उसमें से हमको आंसर देना है इसका। क्या बोला है इसके अंदर, पेन चेंज करते हैं हम लोग, चलो ब्लैक यूज़ करते हैं। यहाँ पे दिया इन द अबव एग्जाम्पल अज्यूमिंग दैट द बेंच ऑन विच द महेंद्र इज सिटिंग इज फ्रिक्शनलेस है ना। ये आपका बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्रिक्शनलेस है यानी म्यू 0 है आपका। स्टार्टिंग विथ 0 वेलोसिटी, व्हाट विल बी द महेंद्र वेलोसिटी ऑफ मोशन टूवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड। अब देखो ये बेंच है आपका, और इस बेंच पे 2 लोग बैठे हुए हैं आपके, एक महेंद्र है और एक विराट है। अब इनके बीच में फोर्स लग रहा है, बोलो ऐसा नो, थोड़ा अमाउंट में लग रहा है लेकिन लग रहा है कि नहीं। अब
इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे की तरफ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से इनके अंदर एक मोशन आएगा। तो वही बताना है कि वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ मोशन क्या होगी विराट की, सॉरी महेंद्र की टूवर्ड्स विराट आफ्टर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के बाद क्या हो गया। विल दिस वेलोसिटी चेंज विद टाइम एंड हाउ। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं हम लोग को, जो भी हम लोग ने फोर्स ऊपर निकाला वो हमारा गिवन हो जाएगा। तो वो कितना है, हम लोग ने उसे राउंड ऑफ करके ले लेते हैं 10⁻⁷ न्यूटन, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हम लोग को, दोनों के बीच की दूरी दिया हुआ है आर, आर बराबर दिया था हमको 1 मीटर। दोनों का मास दिया था, m1 दिया था आपका 75 kg, m2 दिया था आपका 80 kg, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, और एक और न्यूटन सेकेंड लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स होता है इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इज इक्वल्स टू u प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या होता है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड इक्वेशन होता है आपका। तो इसमें से हम लोग यूज़ करेंगे, राइट। अब पहला इक्वेशन लगाते हैं, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा, एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स डिवाइडेड बाय मास, तो फोर्स कितना था हमारा 4 इंटू 10⁻⁷, और मास कितना है, किसका पूछ रहा है आपका, महेंद्र का ना। तो महेंद्र का मास यहाँ पे कितना था, 80 था, लेट मी कंफर्म फर्स्ट, नहीं 75 था, 75 था, तो 75, ठीक। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो ये आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग इसको, 4 डिवाइडेड बाई 75, जाएगा नहीं जाएगा, ज़ीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, ज़ीरो ले जाएंगे, अब भी जाएगा नहीं जाएगा, ज़ीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो बढ़ाएंगे, कितने टाइम जाएगा, 150, 4 बार में जाएगा, 4 बार में कितना हो जाएगा, 300, 100 बचेगा, अरे सॉरी 5 बार में भी जा सकता है, इरेज करने दो, 5 बार में भी जाएगा ना, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 5 5 सा 25, 35 प्लस 2 37, तो बचेगा 25, फिर ज़ीरो बढ़ाएंगे, कितने बार में जाएगा, 4 बार में 300 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में ले जाएंगे, है ना। तो डेसिमल के मिनिमम 2 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए, हम लोग ने यहाँ पे 3 निकाल लिया, नीचे अब ज़रूरत नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 0.053 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ रहा है आपका एक्सेलरेशन। अब आपसे वेलोसिटी पूछा है आफ्टर 1 सेकेंड, तो v इज इक्वल्स टू, इनिशियली क्या था वो 0, प्लस a कितना है आपका 0.053 इंटू 10⁻⁷ इंटू टाइम 1, तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा 0.053 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। तो इतनी कम वेलोसिटी से वो क्या करेगा आपका टूवर्ड्स द विराट मोशन वो करेगा, आपका मूव करेगा उसकी तरफ, ठीक है। अब आगे क्या पूछा है, विल दिस वेलोसिटी चेंजेस विद टाइम, तो आंसर इज यस, क्योंकि ये टाइम पे डिपेंड करता है। 1 सेकंड में पूछा था इसलिए स्पीड ये आएगी, 2 सेकंड बाद और ज़्यादा हो जाएगी, 3 सेकंड बाद और ज़्यादा हो जाएगी, राइट। तो हाउ, कैसे ये डिपेंड करती है, तो आपकी क्योंकि v इज डिपेंडिंग ऑन टाइम, तो इसीलिए आपका जो ये वेलोसिटी है वो टाइम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 पे आ जाते हैं हम लोग। आई होप कि यहाँ तक आप लोग क्लियर है। क्या पूछा है, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ ऑन द महेंद्र इन द अर्लियर एग्जाम्पल। ग्रेविटेशनल फोर्स पूछा है आपका ड्यू टू अर्थ ऑन द महेंद्र इन द अर्लियर एग्जाम्पल, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कि क्या क्या गिवन आपका है
इसका जो डाटा है कुछ देखते हैं missing है। हाँ, यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको जो है वो चाहिए होगी, जैसे रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है हमारा? रेडियस ऑफ अर्थ होता है ये क्या हो रहा है? रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो वेट अ सेकंड। एक सेकंड है, मैं इसको सही कर देता हूँ। यस गाइस, तो यहाँ से सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिचेस। यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको डाटा चाहिए होगा महेंद्र पे अर्थ कितना फोर्स लगा रहा है, तो उसके लिए आपको रेडियस ऑफ अर्थ पता होना चाहिए, जो कितना होता है 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, और मास ऑफ अर्थ कितना होता है 6 इंटू 10 पावर 24। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे, मास ऑफ अर्थ यानी m1 मान लेते हैं हम लोग। गिवन गिवन में क्या क्या है आपका, मास ऑफ अर्थ दैट इज 6 इंटू 10 पावर 24 kg, और महेंद्र का मास कितना था, महेंद्र सिंह धोनी आई थिंक 80 है क्या, नहीं 75, उल्टा बता दिया है ना, 75 kg। और क्या दिया था, हाँ रेडियस आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपका अर्थ अगर ये है, ये सेंटर ऑफ अर्थ है, यहाँ पे अगर महेंद्र खड़ा है तो जो फोर्स लगेगा वो इस लाइन के लाइन जॉइनिंग बिटवीन दिस टू मासेस, ये m1 है, ये m2 है, और ये इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी। तो डिस्टेंस आपका कितना होता है उसके रेडियस के बराबर 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर, ठीक है। और जी की वैल्यू आपको याद ही है, जी की वैल्यू कितनी होती है 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। इतना आपको गिवन है सब डाटा। अब जब इसको सॉल्व करेंगे आप फॉर्मूला लगा के, ठीक है। अब मैं सब लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग कोऑपरेट करिएगा, आप लोगों को पता ही है अब क्या क्या लिखना है, ठीक है। तो अब फोर्स बराबर क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। फोर्स बराबर हम लोग का होता है G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 इंटू m1 6 इंटू 10 की पावर 24, m2 75 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर मतलब 6.4 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। इसका स्क्वायर करना, हाँ स्क्वायर करना मत भूलना। और जब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, मैथ में टाइम इसमें वेस्ट करने की कोई मतलब है नहीं, जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये 9.77 के अप्रॉक्सीमेटली आता है। कहाँ गया, सॉरी 733 न्यूटन आ रहा है, 733 न्यूटन आता है। तो ये जो आपसे सॉल्व करोगे तो कितना फोर्स लगता है आपका 733 न्यूटन, यानी अर्थ महेंद्र पे कितने न्यूटन का फोर्स लगा रही है 733 न्यूटन का फोर्स लगा रही है आपका, ठीक है। समझ में आया ये? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अब क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट what will be Mahendra's velocity after 1 second if he is falling down due to the gravitational force of the earth, ठीक है। तो अगर ये अर्थ है
और यहाँ पे क्या है आपका, लेट सपोज महेंद्र है। अब महेंद्र क्या करना शुरू किया, ऐसे गिरना शुरू किया, तो 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी वो आपको निकालना है। ठीक है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे u प्लस जी टी। जी क्या है आपका, जी है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 9.8 के अप्रॉक्सीमेट होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जब आप v बराबर u 0 प्लस जी की वैल्यू 9.8 इंटू टाइम एनी 1 कितना हो जाएगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो इसमें भी देखो वैसे ही लिखा है, आपका वेलोसिटी लगभग 9.77 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा आपका। ठीक, अच्छा, इसको उसने ऐसे सॉल्व किया, एसिलेशन पहले निकाल लिया, फिर एसिलेशन के बाद ये वाला इक्वेशन लगाया, ये इक्वेशन लगाने के बाद आपका आंसर आ गया है। ठीक है ना, तो देख लेना, इसको समझ लेना, अगर नहीं आएगा तो फिर मैं और एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये पेज नंबर 7 तक हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया, और आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं, क्लोज करते हैं आज के लिए। आज की डेट है आपकी 16 जून 2025। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। अगर हम लोग समराइज़ किए तो आज हम लोगों ने कुछ थ्योरी पढ़ा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन लगाए, और कॉन्सेप्ट पढ़ा कि क्यों हम लोग एक दूसरे से स्टिक क्यों नहीं होते हैं, है ना, इसका रीज़न देखा हम लोगों ने। और हम लोगों ने देखा कि कैप्लर्स थर्ड लॉ कैसे एक्सप्लेन करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ को। ठीक, जब आप एक्सरसाइज में जाओगे, क्वेश्चन देखोगे, तो वहाँ पे आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड यू आर एबल टू सॉल्व दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो यहीं पे आज हम लोग क्लोज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आपको लाइक सब्सक्राइब करना है, और शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ में जो जिसको इसकी ज़रूरत है, राइट। और ओके, ऑल द बेस्ट, गिव योर 100% ऑलवेज। थैंक यू एंड जय हिंद।